दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रश्नों का यह संग्रह है। इसमें मैंने अपने लेखपाल के अनुभवों और कई पुस्तकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सारगर्भित किया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला प्रश्न है, भूमि का खसरा और खतौनी अभिलेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी कौन होता है? तो दोस्तों, लेखपाल भूमि का खसरा और खतौनी अभिलेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है। दोस्तों, लेखपाल को मध्य प्रदेश और राजस्थान में पटवारी भी कहा जाता है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यह मांग हो रही है कि इसे राजस्व उपनिरीक्षक का दर्जा दे दिया जाए। दूसरा प्रश्न है, लेखपाल के कर्तव्यों को दिन प्रतिदिन किसमें लिखा जाता है? तो दोस्तों, लेखपाल के कर्तव्यों को दिन प्रतिदिन डायरी, जिसे दिनचर्या बही भी कहा जाता है, में लिखा जाता है। दोस्तों, लेखपाल के पास रखे जाने वाले जरूरी दस्तावेज खसरा, खतौनी इत्यादि के साथ साथ डायरी भी रखा जाना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, तहसील स्तर पर करों की वसूली के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो दोस्तों, तहसील स्तर पर टैक्स या करों की वसूली के लिए तहसीलदार उत्तरदायी होता है। यदि जिले स्तर पर पूछे तो कलेक्टर होता है। डीएम को कलेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह लगान को वसूलता है, कलेक्ट करता है। चौथा प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, लेखपाल द्वारा अपने हलके के खेत का पड़ताल एक वर्ष में कितनी बार किया जाता है? तो दोस्तों, 3 बार एक वर्ष में पड़ताल होता है। खरीफ का पड़ताल, रबी का पड़ताल और जायद का पड़ताल। दोस्तों, पड़ताल की जिम्मेदारी लेखपाल की होती है। लेखपाल पड़ताल को अपने खसरा नामक दस्तावेज में लिख करके रखता है और खसरा प्रत्येक एक वर्ष के लिए तैयार होता है। पांचवा प्रश्न है, राजस्व न्यायालय का सबसे निचला न्यायालय कौन होता है? तो दोस्तों, राजस्व न्यायालय का सबसे निचला न्यायालय नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है। दोस्तों, प्रत्येक तहसील में मिनिमम कम से कम 3 न्यायालय होते हैं। एक नायब तहसीलदार का न्यायालय, दूसरा तहसीलदार का न्यायालय और उप जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय। दोस्तों, कहीं कहीं तहसील पे न्यायिक तहसीलदार का भी न्यायालय होता है। तो दोस्तों, सबसे निचला न्यायालय नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है, चकबंदी विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? चकबंदी विभाग का प्रमुख अधिकारी चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी कमिश्नर या चकबंदी आयुक्त होता है। दोस्तों, ध्यान रखे रहिएगा, लेखपाल 2 प्रकार के होते हैं, एक राजस्व लेखपाल और एक चकबंदी लेखपाल। जो तहसील में रहते हैं वो राजस्व लेखपाल हैं और जो चकबंदी विभाग से संबद्ध होते हैं वो चकबंदी लेखपाल होते हैं। लेखपाल 2 प्रकार के होते हैं, याद रखे रहिएगा। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी कानून कब बना था? तो 1954 में बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वां, प्रदेश में नए जनपद और तहसीलों के सृजन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों, अनुभाग 5 प्रदेश में नए जनपद और तहसीलों के सृजन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है। अनुभाग 5 दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सचिवालय में स्थित है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, डीएम या जिलाधिकारी या कलेक्टर प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है और कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर होते हैं और कमिश्नर से ऊपर सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव इत्यादि होते हैं। दोस्तों, कलेक्टर के नीचे तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी होते हैं, उनसे नीचे तहसीलदार और नायब तहसीलदार। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने उत्तर प्रदेश में लागू है और कुछ राज्यों में द्विस्तरीय है और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और दिल्ली, मेघालय, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था अभी भी नहीं लागू है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है और भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है,
प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय के अंतर्गत आता है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान और उससे ऊपर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, ये 3 का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। 11वां प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों, तकनीकी रूप से सक्षम देश इजराइल को ड्रिप सिंचाई पद्धति का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, इजराइल अपने तकनीकी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। छोटा सा देश है लेकिन तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है और इसने अपने देश में मिसाइल, परमाणु इत्यादि तकनीकी से अपने देश को संपन्न कर लिया है। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, 1904 में अंग्रेजों के समय में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हो गया था। दोस्तों, यह किसानों की दशा और स्थिति के अध्ययन के लिए अंग्रेजों के समय में गठित किया गया था। 13वां प्रश्न है, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिश्रित खेती अपने भारत में अधिकांशतः क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मिश्रित खेती। दोस्तों, 14वां प्रश्न है आपके सामने, कुफरी किस फसल की किस्म है? दोस्तों, कुफरी आलू की किस्म है। कुफरी प्रजाति आलू की है और ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो पेरू की राजधानी लीमा में है। 15वां प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंतनगर में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। 16वां प्रश्न है आपके सामने, मीट्रिक, गंट्री, शाहजानवी किसकी किस्म है? तो दोस्तों, यह जरीब के प्रकार हैं। मीट्रिक, गंट्री और शाहजानवी ये जरीब के प्रकार है। वर्तमान में मीट्रिक जरीब का प्रयोग लेखपाल द्वारा भूमि की पैमाइश के लिए किया जाता है। 17वां प्रश्न है, गांव का नक्शा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है। सजरा गांव के नक्शे को कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, भूमि में हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित विवाद कहाँ चलते हैं? तो दोस्तों, एसडीएम कोर्ट में चलते हैं। 19वां प्रश्न है, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो किसके पास होता है? तो दोस्तों, जिला अधिकारी के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का उत्तरदायित्व होता है। 20वां प्रश्न है, भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, 1966 में हरित क्रांति भारत में हुई थी। 21वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का वर्णन है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन वर्णित है। इस अनुच्छेद को महात्मा गांधी या गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है और पेरू देश दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। 23वां प्रश्न है, केसर के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो दोस्तों, वर्तिकाग्र जिसे अंग्रेजी में स्टेगमा कहा जाता है, केसर के पौधे का खाने योग्य भाग होता है। 24वां प्रश्न है, धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का प्रयोग धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। 25वां प्रश्न है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो दोस्तों, बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा कटान होता है। 26वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। 27वां प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, लाइकोपीन नामक वर्णी लवक के कारण
टमाटर का रंग लाल होता है? 28वां प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का अन्य नाम है? तो दोस्तों काली या कपासी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पटसन की खेती होती है? तो देवरिया और गोरखपुर जिले में सर्वाधिक पटसन की खेती होती है। 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जनपद में निवास करती है? तो दोस्तों सीतापुर में अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मलिहाबाद जो लखनऊ में स्थित है वह दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। 32वां प्रश्न है, एक बीघा बराबर कितने बिस्वा होता है? तो दोस्तों एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। 33वां प्रश्न है, एक बिस्वासी बराबर कितने कचवासी होते हैं? तो दोस्तों एक बिस्वासी में 20 कचवासी होते हैं। 34वां प्रश्न है, शाकंभरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? तो दोस्तों सहारनपुर जनपद में शाकंभरी मेला आयोजित होता है। 35वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। 36वां प्रश्न है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड स्थित है। अगला 37वां प्रश्न है, ग्रामीण भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम प्रधान ग्रामीण भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। 38वां प्रश्न है, पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1970 में देश में पहली बार कृषि संगणना हुई थी। 39वां प्रश्न है, एक एकड़ भूमि में कितने वर्ग गज होते हैं? तो दोस्तों 4840 वर्ग गज होते हैं एक एकड़ भूमि में। 40वां प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों देश में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। 41वां प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ बिंदादिन घराने से था। 42वां प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जनपद या जिला है। 43वां प्रश्न है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो दोस्तों 20.2% जनसंख्या 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की रही थी। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख वर्तमान में है। 44वां प्रश्न है, धान में भूसी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो दोस्तों धान में भूसी का प्रतिशत 20% होता है। 45वां प्रश्न है, सोनालिका किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों सोनालिका गेहूं की किस्म है। 46वां प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों धान का बीज जो भाग होता है उसे खाने में उपयोग किया जाता है। 47वां प्रश्न है, चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों चावल में 8 से 10% प्रोटीन पाई जाती है। 48वां प्रश्न है, जवाहर किस फसल की उत्तम किस्म है? तो दोस्तों जवाहर मक्का की किस्म है। 49वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून कब बना? तो दोस्तों 1950 में UPZLRA एक्ट अर्थात उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बना था। अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या जनक माना जाता है।